हे गाइस, वेलकम टू द चैनल वीआईपी फिजिक्स। करंट इलेक्ट्रिसिटी की उम्मीद है आपने पहली वीडियो देख ली होगी और अब हम अगली वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी पहली वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से पसंद आई होगी। अब दूसरी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब आगे देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर क्या होते हैं? यदि किन्हीं रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में जोड़ दें या फिर किस में जोड़ दें, सीरीज में जोड़ दें। जैसे हमने कैपेसिटर को जोड़ा था, उसी प्रकार यहां पर तीन रेजिस्टेंस है। एक तो है हमारा R1, एक R2 और एक R3। यहां पर ये जो VS है ना, ये टोटल सीरीज का पोटेंशियल डिफरेंस हमने ले लिया है। ठीक, सीरीज में तीन रेजिस्टेंस है, R1, R2 और R3। इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग अलग होगा। अच्छा, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब भी सीरीज में कनेक्ट होंगे तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस सबका क्या होगा, अलग अलग होगा। और इसमें से जो करंट पास होगी, इसमें से जो करंट I पास हो रही है, वो तीनों में से ही सेम करंट पास होगी, I ही बोलेंगे उसको। ठीक है, तो जब भी अगर रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस की बात की जाए तो वैसे तो हम देखो पर्टिकुलर एक के लिए निकालें तो V इक्वल टू IR ओम्स लॉ से होता है। अगर पोटेंशियल पहले का 1 है, करंट सेम पास हो रही है और रेजिस्टेंस जो है वो R1 है, उसी प्रकार V2 का मान हो जाएगा I इंटू में R2 और V3 का मान हो जाएगा I इंटू में R3। इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 तीनों को जोड़ेंगे तो V की वैल्यू आ जाती है हमारे पास V1 प्लस का V2 प्लस का V3। अब इन तीनों को जोड़ दो जरा, IR1 प्लस IR2 प्लस का IR3। जब इसमें से हम I कॉमन लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा I इंटू में R1 प्लस का R2 प्लस का R3। ओके बच्चे, और ये हो जाएगा मेरे पास V। तो V की वैल्यू ये हो गई। अच्छा, यदि मैं इनको सोल्व कर लूं, इनको सोल्व करने के बाद मेरे पास सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस आ गया, एक रेजिस्टेंस आ गया जिसको मैंने RS नाम दे दिया और इसको बैटरी से जोड़ रखा था और इस पे पोटेंशियल था मेरा V और इसमें करंट पास हो रही थी कितनी, I। तो इस वाले के ऊपर अगर ओम्स लॉ लगाएं तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू में RS। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समझ में आ रहा है? ये इक्वेशन नंबर 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 2 थी। इक्वेशन नंबर 1 से और 2 से हमने ये देखा कि दोनों ही वैल्यू पोटेंशियल की है, दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो IRS इज इक्वल टू I इंटू R1 प्लस का R2 प्लस का R3। यहां से I को बच्चे कैंसिल आउट कर देंगे और जो रेजिस्टेंस है वो मेरे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा, तीनों का जोड़ R1 प्लस R2 प्लस R3। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो हम बात कर ही चुके हैं कि टोटल पोटेंशियल जो है उनको जोड़ के इस टोटल VS के बराबर हम लिख देंगे। अब तुमसे कोई ये कहे कि 3, 4, 5, 3, 4 और 5 इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का सिंपल फॉर्मूला है, तीनों को आप सिंपल तरीके से जोड़ देंगे। 4 और 3 7 और 5 12 ओम हो जाएगा। ओके, देखो पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल के लिए हम बेसिकली क्या करेंगे कि तीन रेजिस्टेंस है, एक तो ये R1 था, ये R2 था और ये R3 था। अब मान लीजिए यहां से कोई भी करंट I पास हो रही है, कौन सी करंट पास हो रही है, यहां से I पास हो रही है और यहां तक भी I ही थी और ये तीन में ब्रेक डाउन हो गई। ऊपर वाले में चलेगी मेरी I1, इसमें I2, इसमें I3। तो एक बात तो पता लगी मुझे कि जो टोटल करंट है, जो टोटल करंट है वो I, वो किन किन के जोड़ के बराबर होगी, I1 प्लस का I2 प्लस का I3 के बराबर होगी। ठीक है बच्चे, ये तो मेरे को पता लग गया। अच्छा, जब भी अगर पैरेलल की बात करेंगे तो उसमें करंट डिफरेंट रहेगी और पोटेंशियल सेम रहेगा, लेकिन अगर सीरीज की बात करेंगे तो उसमें करंट सेम रहेगी, पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। ये दोनों बातें जो है ना, ये आप याद रखना। ठीक, अच्छा हमको सिखा दिया है। अब मैं बात करता हूं पहले वाले केस के लिए। पहले वाले केस के लिए ओम्स लॉ लगाता हूं, V इज इक्वल टू I इंटू में R। तो यहां पहले वाले में V क्या है, सेम ही है क्योंकि पैरेलल के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। और I क्या है, I1 है और पहले वाले में R क्या है, R1 है। उसी प्रकार V जो है वो I इंटू में R2, सॉरी I2 इंटू में R2 और V इक्वल टू क्या हो जाएगा, I3 इंटू में R3। अब बच्चे यहां से ना आप I1, I2, I3 की वैल्यू निकाल लो। तो मैं यहां से I1, I2 और I3 की वैल्यू निकालता हूं, देखना जरा। I1 की वैल्यू हो जाएगी R1 इसके मल्टीप्लाई उधर आके डिवाइड में V बटे में R1। I2 की वैल्यू हो जाएगी V बटे में R2। I3 की वैल्यू हो जाएगी V बटे में R3। अब चूंकि हमें पता है ये तीनों वैल्यू हम किस में रख देंगे, इसमें हम पुटअप कर देंगे। इसमें पुटअप करने के बाद क्या हो जाएगा, जैसे ही वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो I की वैल्यू मेरे पास हो जा रही है V अपॉन में R1 प्लस का V अपॉन में R2 प्लस का V अपॉन में R3। ठीक है, तो एक इस चीज को आप ध्यान रखना, I की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, इसको मैं नाम दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चे जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो मैंने टोटल एक रेजिस्टेंस मान लिया इसको RP सोल्व करने के बाद,
और इस पे जो पोटेंशियल है वो V ही रखा, इसमें करंट थी वो I पास हो रही थी। अब इस पे आप एक बार ओम्स लॉ लगाओ, V इज इक्वल टू क्या होता है I इंटू में R, लेकिन R यहाँ पर क्या है RP है, तो RP जो है सॉरी I की वैल्यू यहां से मैं निकालूंगा तो ये हो जाएगी V बटे में RP। अब मेरे पास I की वैल्यू भी कितनी आ गई, 2 आ गई। इक्वेशन नंबर 1 से ये वाली, इक्वेशन नंबर 2 से ये वाली, इन दोनों को मैं इक्वल रख दूंगा, तो V अपॉन में RP इज इक्वल टू V अपॉन में R1 प्लस का V अपॉन में R2 प्लस का V अपॉन में R3। बच्चे ऊपर से जब हम V कॉमन लेंगे सभी में से तो V कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरे पास 1 अपॉन में RP की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन में R1 प्लस का 1 अपॉन में R2 प्लस का 1 अपॉन में R3, और ये ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब जब भी आपसे कोई सवाल पूछे कि भाई 3 रेजिस्टेंस है, एक तो 2 ओम, एक 4 ओम है और एक 6 ओम है, तो ये जो है अगर पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो हम इसको हमेशा 1 अपॉन में करके ऐड करेंगे, 1 अपॉन में 6, 12 एलसीएम ले लिया, 2 6 12, 4 3 12, 6 दूनी 12, 6 और 3 9 2 11 बटे में 12, लेकिन ये वैल्यू आई है 1 अपॉन में RP की, और मुझे RP की वैल्यू निकालने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, और 12 बटे में 11 ओम इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब इस चीज से आपने एक चीज तो देखी, जो कैपेसिटर में जो चीजें हो रही थी ना उनसे जस्ट अपोजिट है। कैपेसिटर में क्या हो रहा था, कैपेसिटर में सीरीज के अंदर हम कर रहे थे 1 अपॉन में C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस का 1 अपॉन में C2 प्लस का 1 अपॉन में C3। लेकिन यदि सीरीज की बात करें और रेजिस्टेंस हो तो उस वाले केस में होगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस का R2 प्लस का R3। ठीक है, और उसी प्रकार जब पैरेलल की बात कर रहे थे तो उसमें डायरेक्ट हम C इक्विवेलेंट को जोड़ रहे थे, C1 प्लस C2 प्लस C3। लेकिन अगर यही बात रेजिस्टेंस की करें तो रेजिस्टेंस में ये अपोजिट हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन में R1 प्लस का 1 अपॉन में R2 प्लस में 1 अपॉन में R3। ठीक है, तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ये चीजें थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि कैपेसिटर को अगर पैरेलल में जोड़ेंगे तो क्या होगा, रजिस्टर को पैरेलल में जोड़ेंगे तो क्या होगा। बच्चों अगला टॉपिक है हमारा कंपैरिजन बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो एक बात यहां ध्यान से देखना आप कि ईएमएफ जो है ना वो भी एक प्रकार का पोटेंशियल डिफरेंस ही है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं हम इसको। देखो इसको समझने से पहले आप एक बार इस डायग्राम के ऊपर नजर डालिए। हमारे पास एक बीकर है, उसमें हमने 2 इलेक्ट्रोड ले रखे हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पे कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, और ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर हमने रख रखे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे ही मैं इसको किसी वोल्टमीटर के साथ जोड़ूंगा ना तो इसका जब पोटेंशियल डिफरेंस में मेजर करूंगा तो ये मैक्सिमम होगा, अधिक से अधिक होगा, मतलब जितना मैक्सिमम हो सकता है वो होगा। तो बेसिकली ये ही ईएमएफ है, ये क्या है, ईएमएफ है। इसमें इसको ना हमने किसी भी सर्किट से नहीं जोड़ रखा, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये सर्किट ओपन है। जब ओपन सर्किट के अंदर हम वोल्टमीटर मेजर करेंगे तो ये हमेशा क्या होएगा, मैक्सिमम होएगा, और इसकी डेफिनेशन भी यही है कि द ईएमएफ इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड्स। हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड हैं, एक ये वाला एक ये वाला, ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल एंड व्हेन द सर्किट इज ओपन। तो इसके लिए एक कंडीशन मस्ट है कि सर्किट क्या होना चाहिए, ओपन। और अब बात करें पोटेंशियल डिफरेंस की तो इसमें हमारा सर्किट क्या होगा, क्लोज होगा, ओपन नहीं होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी 2 बिंदुओं के बीच की जो पोटेंशियल है उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। और ये चीजें मैं पहले वाले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के अंदर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा चुका हूं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देखिए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। अच्छा, दूसरा ईएमएफ जो होता है, ईएमएफ बेसिकली इंडिपेंडेंट होता है किसके, रेजिस्टेंस के। जैसे मान लीजिए हम कोई भी एक ये बैटरी जोड़ दी और ये यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, और इस सारे के अलावा हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस अगर जोड़ देते हैं तो यहाँ की ईएमएफ की बात करें, इलेक्ट्रोमोटिव की फोर्स की बात करें, तो वो इस रेजिस्टेंस के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता, हालांकि इंटरनल रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। और ये कॉन्सेप्ट हम थोड़ी बहुत देर बाद में समझेंगे कि इंटरनल रेजिस्टेंस होता क्या है। ठीक है, और इसमें क्या कहेंगे, द टर्म ईएमएफ इज यूज्ड ओनली फॉर द सोर्स ऑफ द ईएमएफ। और अगला क्या है, इट इज ग्रेटर देन द पोटेंशियल डिफरेंस। जो पोटेंशियल डिफरेंस है उससे हमेशा ईएमएफ क्या होगा, ज्यादा होगा। इसी प्रकार पोटेंशियल के बारे में 3-4 चीजें हैं। 2 बिंदुओं के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। इट इज प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस बिटवीन द गिवन वायर, क्योंकि V जो होता है उसको हम I इंटू में R से डिनोट करते हैं, तो ये हमेशा रेजिस्टेंस के ऊपर प्रभाव डालता है। यदि इस वाले केस में देखिए रेजिस्टेंस ज्यादा है तो पोटेंशियल भी ज्यादा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल शो हो रहा है, हालांकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई है, लेकिन अगर हम समझने के लिए बात करें तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। तो ये रेजिस्टेंस के ऊपर 100% डिपेंड करता है, जबकि ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ना कि मेन रेजिस्टेंस आर के ऊपर। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस को हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, उसके बारे में बताएंगे। दूसरा है इट इज मेजर्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्किट। हाँ, हाउएवर पोटेंशियल डिफरेंस इज ग्रेटर देन ईएमएफ व्हेन द सेल बीइंग चार्ज। जब भी सेल चार्ज हो जाएगी तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ईएमएफ से ज्यादा हो जाएगा, जबकि हमेशा ईएमएफ क्या होता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस से किसी भी दो सर्किट के बीच में क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई? ओके, देखो बच्चों, अगला टॉपिक है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस। उससे पहले हमने क्या पढ़ा था, ईएमएफ पढ़ा था और पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था। पोटेंशियल डिफरेंस तो हम बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल वाले चैप्टर में, और दो किसी भी बिंदुओं के बीच का पोटेंशियल उनका डिफरेंस कहलाता है। और ईएमएफ क्या होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। ये बात आप ध्यान रखना, ई की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन वी होती है। ईएमएफ जो होता है वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं, जो भी सेल वगैरह लेके आते हो, जो बैटरी लेके आते हो, उस पे हो सकता है कि बाजार वाले गारंटी देते हो कि भाई इसका मैक्सिमम ईएमएफ 9 वोल्ट है, लेकिन बच्चे जब आप उसको सर्किट में कनेक्ट करोगे ना, तो आप देखोगे कि या तो 8 या फिर 8.5 तक ही जो है ना पोटेंशियल डिफरेंस उसका या ईएमएफ उनका मिलेगा। वो क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर के जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है या इलेक्ट्रोड हैं वो खा जाते हैं, और वहां पर एक टर्म आती है इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस उनके जो ईएमएफ होता है उनको थोड़ा सा मतलब रेस्ट्रिक्ट करती है। इस वजह से जो ईएमएफ है वो एग्जैक्टली जो बाजार में हमें गारंटी दी जाती है उतना नहीं होता। तो इंटरनल रेजिस्टेंस है क्या? बेसिकली इंटरनल रेजिस्टेंस, यहां देखो, द इलेक्ट्रोलाइट थ्रू विच द करंट फ्लो हैज ए फाइनाइट रेजिस्टेंस आर इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। ये दोनों चीजें मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, ईएमएफ भी और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी। तो आप एक बात बताओ, चूंकि ई की वैल्यू हमेशा वी से बड़ी होती है, तो ई इज इक्वल टू वी प्लस में आई आर बोले, या आप इसको ऐसे याद रखो कि V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। आर क्या है? एक इंटरनल रेजिस्टेंस है जो ईएमएफ जो हमारा होता है उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अब एक बार इस सर्किट को थोड़ा सा ध्यान से देखो। इस सर्किट में मेन जो पोटेंशियल है वो हमारा V दे रखा है। मेन पोटेंशियल कितना दे रखा है? V दे रखा है। यहाँ पर E जो है वो ईएमएफ है, और R हमारा यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पर हम एक बात आपको बताते हैं कि V की वैल्यू जो है वो हमेशा E माइनस आई आर से आप याद रखेंगे। इस वाले सिचुएशन की बात करें तो इस वाले सिचुएशन में V इज इक्वल टू क्या हो रहा है? I इंटू में R हो रहा है। अरे बोलो भाई, V इज इक्वल टू आई आर हो रहा है ना, ये अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ था। ठीक है, तो यहां पर जब V की वैल्यू हम पुट करेंगे तो I इंटू में R इज इक्वल टू E माइनस आई इंटू में R हो जाएगा। ठीक है, R को आप इधर ले आइए, तो आई आर प्लस का I स्मॉल r इज इक्वल टू E हो गया, और मेरे पास जब इसकी वैल्यू मैं कॉमन ले लूंगा I की वैल्यू, तो R प्लस में R हो जाएगा। ठीक है, और इज इक्वल टू हो गया मेरा E। आई की वैल्यू इस टोटल सर्किट में से जो करंट पास हो रही है वो हो रही है मेरी आई अपॉन में कैपिटल आर अपॉन में स्मॉल आर। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है। इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो करंट को फ्लो होने का रेस्ट्रिक्शन करता है, और एक छोटा सा रेजिस्टेंस हम इसमें लगा देते हैं। मेन रेजिस्टेंस नीचे होता है और एक इंटरनल रेजिस्टेंस हम यहाँ पे लगा देते हैं। अब इन इंटरनल रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़े तो क्या होगा, पैरेलल में जोड़े तो क्या होगा, इनके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस जो है V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर से लिखा, इतना सभी को पता है। V माइनस ई माइनस आई आर, हमेशा E की वैल्यू ग्रेटर देन V होती है। E की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होती है? V होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम निकाल चुके हैं। और लास्ट वाले कॉन्सेप्ट में हमने ये देखा कि किसकी वैल्यू, I की वैल्यू E अपॉन में R प्लस R थी। I की वैल्यू E अपॉन में R प्लस में R थी। अच्छा, अगर इस कॉन्सेप्ट की अगर बात करें, इस वाले केस में बात करें, तो इसमें V इज इक्वल टू क्या हो रहा है मेरा? I इंटू में R हो रहा है कि नहीं आ रहा? यहां से मैं R की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, सॉरी I की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, तो क्या हो जाएगी? V अपॉन में R हो जाएगी। अब इन I की वैल्यू V बटे R हम यहां पर जब पुट करेंगे तो आप देखना एक बार, मैं थोड़ा सा इसमें इधर कर देता हूं। I की वैल्यू V बटे में R मैंने यहां पर पुट कर दी, और इज इक्वल टू E अपॉन में R प्लस का R आ गया। ठीक है बच्चे, अब जब मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास V इंटू में R प्लस का R इज इक्वल टू
ई इंटू में कैपिटल आर, इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, वी आर इज इक्वल टू ई इंटू में आर। अब इस वाले टर्म को आप यहीं पर रखिए वी आर, और इसको आप उधर लेके जाइए, तो ई इंटू में आर माइनस वी इंटू में आर हो गया, और आर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास ई माइनस वी, यहां से मैंने आर कॉमन ले लिया था और इसके डिवाइड में मैंने कर दिया वी, तो लास्ट में मेरे पास आर की वैल्यू बिल्कुल अच्छे तरीके से सिंपल भाषा में आ चुकी है, ई बटे में वी, दोनों के बटे में कर दो इसको, माइनस वी बटे वी करोगे तो 1 आ जाएगा, और इनटू में क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, और ये वैल्यू आपको इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू याद रखनी है, ठीक है। एक बार बोल के देखो, आर इज इक्वल टू ई अपॉन में वी माइनस 1, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे, अगर ये दो सेल हैं वो सीरीज में जुड़े हुए हों तो क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम, देखो जरा, ये पहला तो E1 है और ये E2 है, यहां पर क्या है ये E2 और ये क्या है मेरा E1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 था और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या था, R2 था, नीचे एक रेजिस्टेंस हमने R जोड़ रखा है। तो मुझे एक बात बताओ कि जब मैं V की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, V की, V इक्विवेलेंट की बात करूंगा, तो जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो दोनों के जोड़ के बराबर होगा, V1 प्लस का V2। बोलो भाई, टोटल जो पोटेंशियल है V इक्विवेलेंट वो V1 और V2 दोनों के जोड़ के बराबर होगा। अच्छा, यहां वाले इस वाले कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, सिर्फ इस वाले कॉन्सेप्ट की, वो क्या होता है, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर होता है कि नहीं होता। लेकिन इसकी बात करें तो इसमें है V1, यहां पर क्या है, V1 है, यहां पर V1, और यहां पर पोटेंशियल कितना है, V2 है। जब हमने इसको सर्किट से जोड़ दिया तब की बात हो रही है, तो V1 इज इक्वल टू E1 माइनस आई इंटू में R1। भाई करंट तो सेम ही फ्लो होगी, करंट तो सेम फ्लो होगी ना, तो V1 की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है ये। उसी प्रकार इस वाले की बात करें तो V2 की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास E2 माइनस आई इंटू में R2। मेरे पास V1 की वैल्यू भी है और V2 की वैल्यू भी है, V1 और V2 इन दोनों की वैल्यू मैं इसमें रख दूंगा। इसमें रखने के बाद मैं अभी देख लेता हूं क्या आता है, V इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 माइनस आई R1 प्लस का E2 माइनस आई इंटू में R2। यहां से मैं क्या करता हूं, E1 E2 को एक साथ लिख लेता हूं, माइनस कॉमन ले लिया, इसमें से भी माइनस कॉमन ले लिया, इसमें से भी माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस का निशान आ गया और I कॉमन ले लिया, तो R1 प्लस का क्या आ गया मेरे पास बच्चे, R2 आ गया, और V इक्विवेलेंट की वैल्यू हो चुकी है मेरे पास ये, ठीक है। अब यहां से एक बात देखो आप, V इक्विवेलेंट की वैल्यू मेरे पास आई, क्या आई, E1 प्लस का E2, सॉरी यहां पर प्लस था ना, हाँ E1 प्लस का E2 और माइनस का I इंटू में R1। तो क्यों ना मैं इस चीज को E इक्विवेलेंट लिख दूं, इस चीज को क्या लिख दें हम, E इक्विवेलेंट, E इक्विवेलेंट और माइनस I इंटू में R इक्विवेलेंट, और इज इक्वल टू क्या हो गया, V इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है। ऐसा क्यों लिखा, मैं वो ऐसा इसलिए लिख रहा हूं कि जो भी दो हमने इंटरनल रेजिस्टेंस जोड़े थे, ये दो इंटरनल रेजिस्टेंस जिनका E1 और E2 था, एक कैपिटल रेजिस्टेंस R था, इन दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया, सीरीज में है तो इनको कंबाइन कर दिया, और कंबाइन में करने के बाद इसको मैंने जो EMF था उसका हो गया E इक्विवेलेंट, जो यहां पर E1 था E2 था, इन दोनों का जोड़ इक्विवेलेंट हो गया, और जो रेजिस्टेंस था वो हो गया R इक्विवेलेंट, ठीक है। अब अगर हम बात करें इस वाले केस में, तो इस वाले केस में V इज इक्वल टू E माइनस आई आर होता है कि नहीं होता, तो V को V इक्विवेलेंट कह दिया, E को E इक्विवेलेंट कह दिया, R को R इक्विवेलेंट कह दिया, और ये सेम हो गया यहाँ पर। तो इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से हम देख रहे हैं कि एप्सिलॉन इक्विवेलेंट की वैल्यू E1 प्लस का E2 आ गई, और R इक्विवेलेंट की वैल्यू R1 प्लस का R2 आ गई। तो बस यही हमें प्रूव करना था कि E इक्विवेलेंट जो है वो E1 प्लस का E2 होगा, और R इक्विवेलेंट जो है R1 प्लस का R2 होगा। अच्छा, वैसे आप थोड़ा सा ये जरूर याद रखना कि जब भी सीरीज के अंदर जुड़ेंगे तो सिंपल तरीके से जुड़ जाएंगे, ठीक है। अब पैरेलल में क्या होता है वो इस थोड़ी देर में आपको बताएंगे। फिलहाल आप इसको कैसे याद करोगे कि E इक्विवेलेंट E1 प्लस में E2, R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 प्लस का R2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि ये एक्सटेंडेड टू द n नंबर ऑफ सेल इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। यदि ये तो हमने दो इंटरनल रेजिस्टेंस लिए थे और दो ही EMF थे E1 और E2, यदि ऐसे n हो
तो उस वाले केस में क्या करेंगे, तो E इक्विवेलेंट की वैल्यू मेरे पास उस टाइम क्या हो जाएगी बताइए जरा, E1 प्लस का, E2 प्लस का, E3 एंड सो ऑन अप टू लाइक दिस। और कहां तक जाएगा ये, En तक जाएगा। यदि आपसे ये कहे कि सभी के ऊपर EMF E है, तो ये भी E है, ये भी E है, ये भी E है, और एंड सो ऑन ये भी E ही है। तो जब E को n टाइम्स तक जोड़ोगे तो वो हो जाएगा n इंटू में E। तो उनका इक्विवेलेंट जो EMF है वो हमारा हो जाएगा n इंटू में E। उसी प्रकार अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो ये रेजिस्टेंस मेरा R1 प्लस का, R2 प्लस का एंड सोन अप टू लाइक दिस Rn तक जा रहे हैं। तो इस वाले केस में यदि सभी का रेजिस्टेंस R हो तो ये R प्लस का और कहां तक है, n टर्म तक है। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू भी मेरे पास कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों, n इंटू में R आ जाएगी। लेकिन ये सिर्फ उसी केस में आएगी जहां पर EMF भी सेम हो और इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम हो। तो मैंने यही बात लिख रखी है कि द इक्विवेलेंट EMF ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ n सेल इज जस्ट द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल EMF। ठीक है, अगर सेम EMF है तो NE हो जाएगा। उसी प्रकार इंटरनल रेजिस्टेंस की भी बात क्या हो रही है, इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ n सेल इज जस्ट द सम ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस। अच्छा, इससे अगला टॉपिक एक बार देखते हैं, सेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे सीरीज का हो रहा था उसी प्रकार यहां पर क्या है, देखो ये EMF ले लिया हमने, E1 ले लिया, यहां पर ये EMF है हमारा E2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इसका कितना हो गया R2, और यहां से I करंट पास हो रही है मेरी, कितनी करंट पास हो रही है I। तो ये I1 और यहां पर I2 डिवाइड में होगी। अच्छा, यहां से I जा रही थी, I में से I1 कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा, यहां पर मेरे पास बच गया I माइनस I1। भाई देखो ना, आपकी जेब में 100 रुपए थे, 30 निकाल लिए, कितने बच गए, 70। बात तो सही है। आपने क्या किया, 100 माइनस 30। तो मैं वही तो कहना चाह रहा हूं कि इसमें I करंट थी, यहां से I1 चली गई, तो बच गई कितनी, I माइनस I1 बच गई। यही तो बचा भाई, I इधर चली, I में से I1 इधर चली गई, तो I माइनस I1 ये बच गई। तो ये वाली जो है वो I2 की वैल्यू जो हो जाएगी I माइनस I1 हो जाएगी। ठीक है, और यहां से करंट हमारा पास हो ही रहा था, और ये जैसे ही करंट पास होगा यहाँ पर I है और ये R रेजिस्टेंस है। हमने बेसिकली क्या किया है कि दो EMF थे, दो इंटरनल रेजिस्टेंस थे, दोनों को किस में जोड़ दिया बच्चे, पैरेलल में जोड़ दिया रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब एक बात बताओ, मैंने क्या कहा था, जब भी हम बात करेंगे करंट की, टोटल करंट की, तो वो टोटल करंट क्या होगा, I1 प्लस का I2 होगा। टोटल करंट क्या होगा हमारा, I इज इक्वल टू I1 प्लस का I2 होगा। हालांकि I2 की वैल्यू I माइनस I1 है, यहां पर I माइनस I1 रखेंगे तो I1 से I1 कैंसिल आउट हो गया, I ही तो बच गया। फिलहाल मैं ये बात करना चाह रहा हूं कि टोटल करंट जो है हमारा वो होगा मेरा I इज इक्वल टू I1 प्लस का I2। अब मुझे एक बात बताओ, V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू E माइनस IR। इसको तो आप घोट लो बहुत बुरी तरीके से, V इज इक्वल टू E माइनस IR। IR को इधर लेके आओ, V माइनस IR इज इक्वल टू क्या हो गया, E हो गया। मैं बेसिकली क्या चाह रहा हूं, मैं I1 की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं। तो आप ऐसा करो, IR को इधर लेके आओगे तो प्लस हो गया, V को उधर लेके जाओगे माइनस हो गया। I इंटू में R इज इक्वल टू E माइनस V। I की वैल्यू निकालो जल्दी से, E माइनस V बटे में R। E माइनस V बटे में क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। लेकिन अगर सिंपल पहले वाले की बात करें, तो पहले वाले में पोटेंशियल कितना है, पहले वाले में करंट कितनी है, I1 है, EMF कितना है, E1 है, V क्या है, V तो सेम है हमारा V, क्योंकि V तो हम यहां पर लेते हैं ना कहीं V, तो V तो हमारा सेम रहेगा। बटे में ऊपर वाले का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, R1 है, तो मेरे पास करंट की वैल्यू निकल चुकी है। उसी प्रकार I2 करंट की बात करें तो उसमें EMF E2 है, पोटेंशियल V है, अपोन में रेजिस्टेंस R2 है। ये वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, दोनों वैल्यू मैं यहां पर पुट कर दूंगा, और यहां पर पुट करने के बाद मेरे पास आ जाएगा E1 माइनस V बटे में R1 प्लस E2 माइनस V बटे में R2 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अब इस R1 को दोनों के नीचे खोल के लिख दीजिए, E1 अपोन में R1 माइनस V बटे में R1 प्लस का E2 बटे में R2 माइनस V बटे में R2। चलिए पेन चेंज कर लेते हैं, बोर हो गए इससे। अब देखो E1 अपोन में R1 प्लस में E2 अपोन में R2, इन दोनों को एक साथ लिख लीजिए। लिख लिया आपने, फिर माइनस का निशान कॉमन ले लीजिए, V भी कॉमन ले लीजिए, और यहां बच गया 1 अपोन में R1 और यहां बच गया प्लस का 1 अपोन में R2, और ये मेरे पास आ गई करंट की वैल्यू। अच्छा, ये तो फिक्स हो चुका है। चलो अब मैं बात कर रहा हूं कि जब हमने इसको सोल्व कर लिया, तो मेरे पास EMF हो गया E इक्विवेलेंट,
और इसका रेजिस्टेंस हो गया मेरे पास R इक्विवेलेंट, और ये एक एक ये मेन रेजिस्टेंस R से जुड़ा हुआ था। तो इस वाले केस की अगर बात करें तो इस वाले केस में I की वैल्यू क्या होगी मुझे बताओ जरा, इसी से निकालेंगे। V इज इक्वल टू E माइनस IR, लेकिन यहां पर V तो V ही है, E क्या है, E इक्विवेलेंट है, I तो सेम ही है। चलो करंट पास होगी सिंपल है, तो एक नहीं तो करंट जाएगी I, और R की वैल्यू R इक्विवेलेंट हो जाएगी। यहां से I की वैल्यू निकालो, दोबारा सिस्टम को यहां लेके आओ, उसको उधर लेके जाओ, तो I R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस का V हो गया। और जैसे ही ये V हुआ हम क्या करेंगे, I इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस का V अपॉन में R इंटू में इक्विवेलेंट। ये वैल्यू हो जाएगी मेरे पास, किसकी हो जाएगी बच्चे, ये हो जाएगी। अच्छा इसको और थोड़ा सा डिफाइन करके लिखो, I की वैल्यू E इक्विवेलेंट अपॉन में R इक्विवेलेंट माइनस का V इंटू में 1 में R इक्विवेलेंट। अब इनको आप कंपेयर कर लीजिए इन इक्वेशन को। जैसे ही आप इनको कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि E इक्विवेलेंट अपॉन में R इक्विवेलेंट की वैल्यू तो ये है, माइनस की वैल्यू तो माइनस है, V से V कैंसिल आउट हो रहा है, और 1 अपॉन में R इक्विवेलेंट की वैल्यू 1 अपॉन में R1 प्लस का 1 अपॉन में R2। वही मैं अच्छे तरीके से लिख देता हूं इसको, यहां पर E इक्विवेलेंट अपॉन में R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 बटे में R1 प्लस का E2 बटे में R2। ठीक है, ठीक है। उसके बाद 1 अपॉन में R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन में R1 प्लस का 1 अपॉन में R2। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि जब भी हम इंटरनल रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ रहे थे तो सिंपल R1 प्लस R2 प्लस R3 हो रहा था, लेकिन जब भी हम इनको पैरेलल में जोड़ते हैं तो 1 अपॉन में R1 प्लस का 1 अपॉन में R2 हो रहा है। उसी प्रकार एप्सिलॉन की अगर बात करें, बार बार मेरे मुंह से एप्सिलॉन इसलिए निकल रहा है क्योंकि कई बुक्स में ना ये जो EMF है इसको एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, बाकी हम यहाँ पर E से ही करेंगे। और जो रिलेशन है E इक्विवेलेंट अपॉन में R इक्विवेलेंट वो हो जाएगा E1 बटे में R1 प्लस का E2 बटे में R2। ठीक है बच्चे, तो अभी हमने क्या निकाला कि एप्सिलॉन अपॉन में R1 की वैल्यू E1 अपॉन में R1 प्लस का E2 बटे में R2 आई, और R इक्विवेलेंट जो था उसको हमने ऐसे सोल्व करके निकाल दिया 1 अपॉन में R1 प्लस का R2। जैसे n कॉम्बिनेशन की अगर हम बात कर लें तो n कॉम्बिनेशन सीरीज में बात की थी तो वो NE और NR आया था कि नहीं आया था, बोलो, n स्मॉल r की बात कर रहे थे। तो यहां पर अगर हम बहुत सारे ले लें, 1 अपॉन में R3 प्लस में 1 अपॉन में R4 एंड सो ऑन 1 अपॉन में Rn ले ले, तो ये तो सिंपल तरीके से ऐसे ही हो जाएगा। लेकिन क्या होगा यदि सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस सेम हो, तो ये होगा 1 अपॉन R 1 अपॉन R 1 अपॉन R एंड सो ऑन अप टू लाइक दिस 1 अपॉन में R। अब ये कितनी टर्म्स हैं, n टर्म्स है, तो n अपॉन में R हो जाएगा। समझ में आएगी बात। तो यहाँ पर अगर सेम इंटरनल रेजिस्टेंस हो तो n अपॉन में R आएगा, जबकि इसको उल्टा करेंगे तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, R इक्विवेलेंट की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी R अपॉन में n। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं एप्सिलॉन अपॉन में इक्विवेलेंट E इक्विवेलेंट अपॉन में R इक्विवेलेंट की। इसमें भी हम यही केस मान के चल रहे हैं। 2 के लिए तो ये था, 3 के लिए E2 बाई R3, E3 बाई R3 और हो जाएगा, 4 के लिए E4 बाई R4, n के लिए En अपॉन में Rn, n के लिए तो ये लिख ही रखा है। अब अगर मैं बात करूं आपसे किसकी, अब बात करूं मैं कि एप्सिलॉन सभी का सेम हो या EMF सभी का सेम हो और R1 भी सभी का सेम हो, R1 R2 R3 सबकी वैल्यू R हो, तो ये हो जाएगा E बटे R प्लस E बटे R प्लस E बटे R एंड सो ऑन E बटे R n टर्म तक, तो वो हो जाएगा NE बटे R, NE बटे में R हो जाएगा। ये बढ़िया था गुरु।